गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है मेजर लिटरेरी एजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, और लिटरेरी एजेस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उनका टाइम पीरियड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको भी बताते हुए चलूँगा मैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें देखिए मेजर लिटरेरी एजेस, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है वाई डू वी नीड टू कैटेगराइज द लिटरेरी एजेस। जो लिटरेरी एजेस हैं, कहने का मतलब है उनको हमें कैटेगराइज करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ती है। तो इस बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और मेन जो पॉइंट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी उसमें डिस्कस कर रखे हैं, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहली एज जो हमारे पास है उसके बारे में बात कर लें। यहाँ पर फर्स्ट एज का जो टाइम पीरियड है वो देख सकते हैं यहाँ पे, इंग्लिश लिटरेरी एजेस की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें पहला जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं 450 to 1066 है, और इसमें इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। एंगल सैक्सन और जूट के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्हीं के बेस पे ये एज है। तो एंग्लो सैक्सन जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो इसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। और इसके अगर मेन वर्क की बात करें तो यहाँ पे जो ओल्ड इंग्लिश एपिक सुना होगा आपने, ओल्ड इंग्लिश एपिक का नाम जैसे वियोल्फ करके, वियोल्फ जो कि कल हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था वियोल्फ के बारे में। तो ये ओल्ड इंग्लिश जो है एपिक है। और इसके राइटर की बात करें तो एनोनिमस मीन्स अननोन, जिसके राइटर का पता ना हो, तो उसके लिए एनोनिमस यूज़ किया जाता है। एनोनिमस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। तो जिसके राइटर का पता ना हो तो उसके लिए एनोनिमस यूज़ किया जाता है, यानी कि अननोन राइटर, जिसके राइटर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता किसने लिखा। तो इसी जो है एज के दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान इसको लिखा गया था। दूसरी एज की बात करें तो 1066 से 1485 यानी कि 1485 तक का जो है इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और मिडिल इंग्लिश पीरियड है ये। इसमें अगर बात करें तो इसमें इसमें मेन एजेस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 1340 to 1400। 1340 to 1400 इसको चौसर की एज कहा जाता है, एज ऑफ चौसर कहा जाता है इसको। 1340 में चौसर का जो है जन्म हुआ था और 1400 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। तो 1340 to 1400 जो है इसको एज ऑफ चौसर कहा जाता है। और दूसरा इसमें अगर बात करें 1400 टू, इसी में दूसरा जो टाइम पीरियड की अगर बात करें 1400 to 1485, 1485 जो है इस पीरियड को कहा जाता है वेरन एज। क्या कहा जाता है? वेरन एज। क्या ऐसा माना जाता है कि जो चौसर के टाइम पे जो लिटरेचर लिखा गया था उसका यहाँ पे इमिटेशन हुआ इस एज में कोई नई क्रिएशन नहीं आई, तो इसके लिए इसको वेरन एज कहा जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कॉपी पेस्ट करने का ही काम किया गया इस एज में, इसलिए इसको वेरन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड जो है 1485 to 1558 है, और इसको अर्ली रिनेसा कहा जाता है। 1485 से 1558 अर्ली रिनेसा। और इसी में आपने जो इस पीरियड में ही आपने एक वो सुना होगा पेजेंट्स रिपोर्ट करके 1381, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। और इसके बाद कल हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उन पे बनाई थी, और कोशिश हमारी रहेगी उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उससे रिलेटेड एक वीडियो और प्रोवाइड करें यहाँ पे। और फॉर्म्स ऑफ जो पोइट्री हैं उस पर भी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 1381 पेजेंट्स रिवोल्ट करके आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें 1485 to 1558 तक का जो पीरियड है अर्ली रिनेसा इसको कहा जाता है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट पीरियड की बात करें यहाँ पर 1500 to 1660 तक का जो पीरियड है इसको द रिनेसा पीरियड कहा जाता है। रिनेसा मीन्स रिवाइवल ऑफ आर्ट। और जैसे कि हमने इसमें डिस्कस भी किया था लिटरेचर और म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पे, तो रिनेसा जो इसको रिनेसेंस ना पढ़ के रिनेसा इसको पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन। और 1500 to 1660 तक का रिनेसा पीरियड कहा जाता है। अब इसके अंदर जो सब कैटेगराइज किया गया है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 1558 से अगर बात करें 1603 जो कि एलिजाबेथन एज है,
लास्ट वीडियो में भी हम जब डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे जो रिनेसा था वो अपनी हाइट पे कब था, तो वहाँ पे 50 to 1600 हमें दिया था। तो इस वजह से मैं जो है लिटरेरी एज जब वहाँ पे बता रहा था एलिजाबेथन एज, थोड़ा सा उसमें बाय मिस्टेक मैंने 1600 बोल दिया था, लेकिन एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड तो हर किसी को पता है, आपको भी पता होगा अच्छे से। तो इसको शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है। इसी एज को क्या कहा जाता है? शेक्सपियरन एज कहा जाता है। क्योंकि शेक्सपियरन एज क्यों कहा जाता है इसको? शेक्सपियर जो हैं इस एज के क्या थे? डोमिनेंट राइटर थे, यानी कि ड्रामेटिस्ट थे। तो इसलिए जो भी मैंने इससे पहले भी बताया कि जो एजेस को कैटेगराइज किया गया था वो किसके बेस पे किया गया था? या तो मोनार्क के बेस पे किया था, जैसे मोनार्क जो भी वहाँ पे रेन कर रहा था, शासन कर रहा था, या फिर जो भी उस एज का डोमिनेंट राइटर है उसके नाम पे उस एज का नाम रखा गया है। तो ये हमने एलटी लेक्चरर सीरीज में जब वीडियोज़ बना रहे थे उस टाइम पे डिटेल में भी डिस्कस कर रखा है, बहुत डीपली इन चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड 1558 to 1603, और 1603 से जो एज स्टार्ट होती है यहाँ पे एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, क्वीन एलिजाबेथ की। यहाँ पे सिंहासन पे बैठती हो, असेंडेड ऑन द थ्रोन वी कैन से। 1603 में यहाँ पे आते हैं जेम्स फर्स्ट करके इनको बोला जाता है यहाँ पे, लेकिन ये स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स्थ होते हैं। स्कॉटलैंड में इनका नाम जेम्स सिक्स्थ होता है और यहाँ पे इनको जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पे रेन करते हैं, शासन करते हैं 1625 तक। इनका लैटिन नाम जो है जेकोबस है, तो उसी बेस पे ये जेकोबियन एज रखा गया है। अब इस एज की बात करें तो इस एज में जो पोइट्री की बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री आपने सुना होगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जॉन डन का। और जॉन डन की हमने लास्ट जो है हाल ही में एक वीडियो डिस्कस की थी, सॉरी एक जो उनका एक पोम है उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, डेथ वी नॉट प्राउड करके। तो जो मेटाफिजिकल जो पोएट हैं उनको क्या कहा जाता है? सन ऑफ डन कहा जाता है, उनको सन ऑफ डन कहा जाता है, यानी कि जॉन डन की बात चल रही है यहाँ पे। और दूसरी एज की बात करें 1625 से 49 तक, इसमें कैविलियर पोइट्री सुना होगा आपने। कैविलियर पोइट्री जिसका मेन क्या था? कार्पे डीम के सिद्धांत पे जो चलती थी। कार्पे डीम का मतलब होता है सीज द मूवमेंट करके। कार्पे डीम का मतलब क्या होता है? सीज द मूवमेंट करके होता है। ये लिटरेरी टर्म्स में हमने डिस्कस कर रखा है। सीज द मूवमेंट यानी कि जिस पल में हम उसी पल को क्या करना है? एंटरटेन करना है, खुल के जीना है, कहने का मतलब है सीज कर लेना है उस मोमेंट को। तो यहाँ पे अगर बात करें 1625 से 1649, तो इसमें कैरोलिन एज में जो है कैविलियर जो पोइट्री है, कैविलियर पोइट्स जो हैं वो किस सिद्धांत पे हमने बात की? वो चलते हैं कार्पे डीम के सिद्धांत पे। और इस एज में जो है, इस एज का जो अगर बात करें लीडर जिसको माना जाता है, जैसे कि हमने बेन जॉनसन डिस्कस किया था, बेन जॉनसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए थे हमने। तो बेन जॉनसन जो हैं लीडर होने के नाते जो कैविलियर पोएट हैं उनको सन ऑफ बेन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सन ऑफ बेन कहा जाता है। किसको? कैविलियर पोएट्स को। और इसमें चार्ल्स फर्स्ट जो हैं यहाँ पे शासन करते हैं, चार्ल्स फर्स्ट। अब चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में बीहेडेड कर दिया जाता है और उसके बाद हमारी एज चलती है 1649 से 1660 तक की कॉमनवेल्थ पीरियड, और इसमें कोई भी मोनार्क यहाँ पे नहीं होता है। फर्स्ट पीरियड व्हेन देयर वाज नो मोनार्क, यानी कि बोल सकते हैं देयर वाज नो मोनार्की इन इंग्लैंड। पहला ऐसा पीरियड है जिसमें इंग्लैंड में मोनार्की नहीं थी। तो 1660 में फिर से इसको रिस्टोर किया जाता है। रिस्टोर किसके साथ किया जाता है? 1660 में रिस्टोर किया जाता है चार्ल्स सेकंड के साथ 1660 में, और तब रेस्टोरेशन एज पड़ता है। इससे पहले का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया जाता है। थिएटर्स को बंद कर दिया जाता है 1642 में, और 1660 में थिएटर्स को फिर से चार्ल्स सेकंड जैसे ही सिंहासन पर बैठते हैं तो फिर से एक बार चालू कर दिया जाता है थिएटर्स को।
1660 के पीरियड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1660 से लेके 1785 तक के पीरियड को इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। अब इसके अंदर हम डिस्कस करें इसके सब कैटेगरीज जो अंदर हैं, तो उसमें 1660 से लेके 1700 तक का पीरियड रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज का अगर मेन फीचर की बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में आपने सुना होगा। कॉमेडी ऑफ मैनर में आपने जो हमने लास्ट वीडियो पिछले हफ्ते ही हमने जो वीडियो बनाई थी जिस पे द वे ऑफ द वर्ल्ड करके विलियम कॉन्ग्रीव का जो कि 1700 में आता है, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे विद द वे ऑफ द वर्ल्ड करके, जिसमें मीराबेल मिलामेंट ये कैरेक्टर्स हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने वॉच नहीं किया तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है, जैसे कि हमने कहा रिस्टोर होना, मोनार्की यहाँ पे रिस्टोर होती है एक बार फिर से चार्ल्स सेकंड के साथ, तो इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। एज ऑफ ड्राइडन भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट एज की बात करें हम तो यहाँ पे 1700 to 1745 जो है ऑगस्टन एज कहा जाता है, और 1745 तक जो 1700 से 1745 तक का पीरियड है उसको ऑगस्टन एज या इसी एज को एज ऑफ पोप कहा जाता है। एज ऑफ पोप कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? एज ऑफ पोप। इसमें अगला देखिए एज ऑफ पोप या बोल सकते हैं एज ऑफ प्रोज। जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो एज ऑफ प्रोज भी इसको कहा जाता है। रिचर्डसन का पामेला जो है 1740 वर्च्यू रिवॉर्डेड करके, तो एज ऑफ प्रोज भी इसी को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें 1745 से लेके 1785 तक जो है टाइम पीरियड, क्योंकि ये देखिए 1600 से पहला जो है हमारा, अगर 1600 से बात करें 1700 तक तो रेस्टोरेशन पीरियड होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 1660 से 1700 हमने कर लिया था डिस्कस रेस्टोरेशन एज, इसके बाद 1700 से 1745 तक ऑगस्टन एज होता है, और 1745 से लेके 1785 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन सॉरी, जो डॉक्टर जॉनसन का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर जॉनसन, इसमें देखिए एच है जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, जो अपनी डिक्शनरी के लिए जाना जाते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के लिए। तो जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन के नाम से इसको जाना जाता है। 1755 के आसपास आपको पता होगा डिक्शनरी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट देखिए इसमें 85 तक का हमने डिस्कस किया। 85 से कुछ बुक्स में ऐसा माना जाता है 1785 से जो है रोमांटिक एज स्टार्ट मानी जाती है, और 1832 तक। लेकिन जो रियल अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे अधिकतर बुक्स से कंपेयर करके, तो आपको मिलेगा कि 1798 से 1837 तक का जो टाइम पीरियड है ये रोमांटिक एज का टाइम पीरियड माना जाता है। तो इसको रोमांटिक एज का टाइम पीरियड माना जाता है। 1798 में लिरिकल बैलेट्स, जो कि कोलैबोरेशन था आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का। और इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे जिसमें 23 पोम्स थी, 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 जो है एस.टी. कॉलरिज की थी। पहली पोम जो थी उसकी आपको पता है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर करके थी, और लास्ट जो है टिंटन एवे करके थी। और रोमांटिक एज की बात करें तो रोमांटिक एज में आपने विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, इनके नाम सुने होंगे। स्पेशली अगर रोमांटिक एज की बात करें तो इसमें जॉनर अगर सबसे मेन जो था ओड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जॉन कीट्स ने लिखे हैं सबसे ज़्यादा। और इसके अतिरिक्त बात करें तो 1837 से स्टार्ट होती है हमारी विक्टोरियन एज। क्वीन विक्टोरिया जो है थ्रोन पे असेंड होती हैं 1837 में, और 1901 में उनकी डेथ के साथ ये पीरियड इसका समापन हो जाता है। विक्टोरियन एज के अगर मेन पोएट की बात करें तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम आपने सुना होगा। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम सुना होगा। अब इसमें
अगर इसकी जो विक्टोरियन एज है इसकी सब कैटेगरी की बात करें तो 1837 से लेके जो 1871 तक का पीरियड है, क्योंकि 1837 से हमने 1901 तक विक्टोरियन एज बताई, तो इसमें 1837 से लेके 1871 तक जो पीरियड है उसको अर्ली विक्टोरियन एज कहा जाता है या एज ऑफ टेनिसन कहा जाता है। मैंने कहा था इसमें जो है मेन यहाँ पे राइटर कौन थे, अगर बात करें तो टेनिसन थे यहाँ पे। टॉमस हार्डी की अपने नोवेल्स अधिकतर पढ़ी होंगी। तो इसके अलावा बात करें यहाँ पर 1871 से लेकर 1901 तक का जो है ये एस्थेटिसिज्म या डिकेडेंस और एज ऑफ हार्डी के नाम से इसको जाना जाता है, या लेट विक्टोरियन एज भी इसको कहा जाता है। हार्डी की बात करें तो टॉमस हार्डी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट दी अर्वेबिल्स, कुछ इनके मेन वर्क्स जो हैं आपने पढ़े होंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, एस्थेटिसिज्म में आपने सुना होगा आर्ट फॉर आर्ट सेक करके, ऐसे 1901 से लेकर 1914 तक के जो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इसको एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है। और ये ओवरलैप हो रहा है, आप देख सकते हैं 14 है, और यहाँ 1910 से लेकर 1936 तक का जो टाइम पीरियड है इसको जॉर्जियन पीरियड कहा जाता है। और इसी में जो है इसी एज के जो पोइट हैं या जो इस पीरियड के जो पोइट हैं उनको वॉर पोइट भी कहा जाता है, जिसमें रूपर्ट ब्रूक का नाम सुना होगा। इफ़ आई डाई करके ऐसे कुछ इनकी एक पोम थी जो मेरे को अभी याद नहीं आ पा रही पूरी। तो इसमें नेक्स्ट देखिए, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इफ़ आई शुड डाई ऐसा करके कुछ था, कुछ लाइनें थी। थिंक ओनली दिस ऑफ मी करके। इसमें देखिए 1922 से लेके 1945 तक का जो पीरियड है इसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। और इसमें आपने सुना होगा 1922 की बात करें तो ये मेन ईयर है जिसमें टी.एस. एलियट का, टॉमस स्टर्न एलियट का जो है आपने वर्क सुना होगा दी वेस्टलैंड करके। दी वेस्टलैंड जो है 1922 में ही पब्लिश हो रखा है। और इसके अलावा एक और वर्क था जो 1922 में पब्लिश हो रखा है। हमने जो वीडियो बनाई थी एक मेन ईयर को लेके, यानी कि सेम ईयर पे जो वर्क पब्लिश हो रखे हैं, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। 1922 की बात कर रहे हैं। इसमें इस पीरियड को क्या बोला जाता है, 1922 से लेके 1945 तक के पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। और अगर बात करें दूसरी साइड में, दूसरी तरफ इसके बाद 1945 से जो आगे का पीरियड है उसको क्या बोला जाएगा, 1945 से जो अभी तक का जो पीरियड है इसको द पोस्ट मॉडर्न पीरियड हम कह सकते हैं। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इसको कहा जाता है। कहने का मतलब 1945 से आगे जो भी टाइम पीरियड अभी चल रहा है। अब अमेरिकन लिटरेचर में बात करें तो उसमें थोड़ा सा अलग है, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कभी जब हमें टाइम मिले तो इनसे रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स हैं इन एजेस से रिलेटेड उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उनकी एक लिस्ट बना के यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।